नया सवेरा के आज के इस अंक का आरंभ करते हैं पंचतंत्र के सुभाषित से। इसका अर्थ है हमें बहुत अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए और ना ही इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार इच्छा रूपी धन का धैर्य के साथ उपयोग करना ही उत्तम माना गया है। जी हाँ, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ और सुभाषितों के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये खास अंक लेकर, खास इसलिए क्योंकि अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और अगले एक घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और शैला निगार। बिल्कुल, और अगले एक घंटे में हम आपको फिल्म, साहित्य, संगीत और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरें दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे टॉप स्टोरीज यानी हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति श्री माता वैष्णो देवी धाम में पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का करेंगे उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक में लेंगी हिस्सा। कई देशों और संगठनों के साथ निवेशक और द्विपक्षीय बैठकों के अलावा G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक में भी लेंगी भाग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलंबो में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों की मंत्रिय परिषद की 23वीं बैठक में लेंगे भाग। भारत को वर्ष 2025 से 27 के लिए मिलेगी IORA की अध्यक्षता। एस जयशंकर कोलंबो में द्विपक्षीय वार्ता में भी लेंगे भाग। इजराइल ने विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को संघर्ष में शामिल होने के लिए स्वदेश बुलाया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1800 से अधिक लोग मारे गए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज पहुंचेंगे इजराइल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से अब तक 1,87,000 लोग विस्थापित हुए। ICC विश्व कप में आज भारत के सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। तो नया सवेरा में चलिए सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आज से 2 दिन की यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगी। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में स्थानीय जनजातीय समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगी। वे राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को श्री माता वैष्णो देवी भी जाएंगी, जहां वे पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कश्मीर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान से बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंच रही हैं और वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी में पहली बार पहुंचेंगी। हमारे साथ श्रीनगर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान हैं। मैम, जिस तरीके से महामहिम का ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं तो कैसे आप स्वागत कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है उनका? आपने देखा होगा पूरी यूनिवर्सिटी सजी हुई है। हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनके स्वागत के लिए हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ही वो डिलाइटेड हैं कि वो जो है मेडल्स, गोल्ड मेडल्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथ से लेंगे और ये तो
उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। हमारे लिए भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक ऑनर है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आ रही हैं। उनका ये मेडन विजिट है JNK UT का, और वो पहली दफा हमारी यूनिवर्सिटी में आ रही हैं। आपके यहाँ जो छात्र, जो स्टूडेंट, जो अवार्ड उनको मिलेगा, उनकी क्या क्या विशेष योग्यताएं हैं, किस कैटेगरीज में उनको दिया जा रहा है? जैसे कॉन्वोकेशन में होता है, गोल्ड मेडल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दी जाती है, PhD हो, MPhil हो या MSc हो या अंडर ग्रेजुएट के हो, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हर एक फैकल्टी के टॉपर को गोल्ड मेडल दे रही हैं। और बाकी जो बाद में है, हम PhD सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, MPhil करेंगे, मास्टर्स डिग्रीज जो है और UG की वो कन्फर होंगी। जैसे आपको पता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट है JNK UT का, 1948 में इस्टेब्लिश हुई है, और ह्यूज नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है हमारे साथ एफिलिएटेड है, अराउंड 200 कॉलेजेस, तो इट्स अ बिग नंबर UG स्टूडेंट्स जिनको डिग्री कन्फर की जाएगी। ऐसे ही हमारी बहुत ही नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं। हमारे 4 कैंपसेस हैं बिसाइड्स आवर मेन कैंपस, ये जो हजरतबल का आप देख रहे हैं। कुपवारा कैंपस है, बारामूला कैंपस है, अनंतनाग कैंपस है, एक जम्मू में कैंपस है। तो ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको भी डिग्रीज कन्फर की जाएगी, एंड PhDs फ्रॉम ईच फैकल्टी प्लस MPhil फ्रॉम ईच फैकल्टी। तो हमने बात की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, जिनका कहना है कि हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के आने से उन्हें एक मोरल बूस्टअप है, और यहाँ के जो छात्र हैं वो दिनों दिन मेहनत करके सिर्फ देश ही नहीं दुनिया का नाम भी कमा रहे हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, श्रीनगर। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री कई अन्य बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। ये बैठकें 8 से 15 अक्टूबर तक मोरक्को के माराकेच में आयोजित की जा रही हैं। इन वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के अधिकारी भी भाग लेंगे। निर्मला सीतारमण के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी मोरक्को पहुंचा है, जिसमें वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और अजय मिश्र हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या प्रमुख एजेंडा रहने वाला है इन बैठक का, और इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, अगर हम बात करें इसराइल और गाजा की जो युद्ध इस वक्त जारी है, जो संघर्ष जारी है, क्या उसकी भी कहीं ना कहीं छाया इस बैठकों पर नजर आएगी? देखिए, पूरी दुनिया में विकास के मोर्चे पर जो अनिश्चितता का माहौल होता है उसकी छाया पड़ती है, और स्पष्ट तौर पर इसके ही बैकग्राउंड में जो डिस्कशंस है वो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 2-3 सालों से हम कोरोना संकट के बाद में अब देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन संकट की भी छाया वैश्विक उत्पादन, वैश्विक विकास दर, वहाँ की महंगाई दर, ब्याज दरों पर, हर चीज़ पर पड़ा है, और पूरी दुनिया इसके संकट को महसूस कर रही है। अब हम अगर वित्त मंत्री के 5 दिनों की जो बहुत ही महत्वपूर्ण मोरक्को यात्रा है उसकी हम बात करें, तो उसके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता में हम जो भारत है उसकी FMCBG जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग होती है, उसकी चौथी बैठक होने जा रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीलेटरल बैंक्स हैं, उनमें कैसे सुधार लाया जाए, और क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर के, ये 2 बड़े विषय हैं जिन पर इस चौथी और अहम बैठक में चर्चा की जाएगी, और यह अंतिम बैठक होगी FMCBG की। दूसरी जो बात है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के जो एनुअल सेशंस हैं उसमें वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो डेट रेजोल्यूशन है उसको लेकर के IMF और वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करेंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तीसरा पक्ष जो इस पूरे 5 दिनों के दौरे का है वो है बायलैटरल। और बायलैटरल में आपको बता दूं कि इंडोनेशिया, मोरक्को, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस, ये 6 देश हैं जिनके साथ वित्त मंत्री अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो कुल मिलाकर के भारत बायलैटरल ही नहीं बल्कि मल्टीलैटरल फोरम पर भी अपने आर्थिक हितों को इन डिस्कशंस के दौरान रखता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है ये बैठक, और नजर बनी रहेगी हमारी इस बैठक पर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली NCR में NIA के छापे की खबर है। ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे अपने संवाददाता नीरज सिंह से। इस समय दिल्ली NCR में NIA के छापे की खबर, बड़ी खबर ये इस वक्त की है। क्या ताजा जानकारी है नीरज? तो राजधानी दिल्ली में कई जगह पर NIA इस वक्त छापेमारी कर रही है, सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नीरज, क्या कुछ खबर मिल रही है इस वक्त? दिल्ली NCR में कई जगह NIA की टीम पहुंची है और अभी भी लगातार रेड है वो NIA कर रही है। हमें जानकारी मिली है कि PFI संगठन से जुड़े जो सदस्य हैं और इसके अलावा हवाला जो ऑपरेटर है, खासतौर से PFI संगठन को जो मदद करते थे व्यक्ति है, उसको रोकने के लिए NIA छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कई सारी टीम दिल्ली NCR में NIA की मौजूद है। दिल्ली के जो पुराना इलाका है, पुरानी दिल्ली है, बल्ली मरान और उसके आसपास, वहां पर भी NIA की टीम पहुंची है। और जो अभी तक शैला जानकारी आ रही है उसके अनुसार NIA का छापा सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं है, बल्कि NIA का छापा देश के अलग अलग राज्यों में भी है। उत्तर प्रदेश में भी NIA कई जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा राजस्थान में भी NIA की टीम पहुंची है और दिल्ली NCR में भी कई जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। नीरज, ये भी बताइए कि दिल्ली NCR में कौन कौन से स्थान है जहां पर छापेमारी की कार्रवाई इस समय चल रही है? देखिए, दिल्ली NCR में एक तो पुरानी दिल्ली का इलाका है, इसके अलावा जो दिल्ली है वहां पर भी NIA की टीम पहुंची है। दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, खासतौर से अगर हम गाजियाबाद की बात करें, वहां NIA की टीम है वो पहुंची है। महाराष्ट्र में कई जगह NIA के छापे चल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में टोंक में भी NIA की टीम पहुंची है। क्या कोई खुफिया जानकारी थी जिसके आधार पर ये छापेमारी कार्रवाई हो रही है? देखिए, PFI संगठन से जुड़े जो लोग थे उन्हीं के ऊपर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी निकलकर सामने आई है, NIA ने हालांकि मीडिया से भी बहुत कुछ साझा नहीं किया है और वो ये बता रहे हैं कि छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि PFI संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। आपको पता है कि 2 दिन पहले भी तिरुवनंतपुरम से PFI के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल, क्योंकि जामिया इलाके में भी आपने देखा होगा, इससे पहले PFI संगठन के ऊपर NIA की रेड हुई थी, कई सारे लोग गिरफ्तार भी हुए थे। इससे पहले देश भर में भी NIA ने PFI संगठन को लेकर छापेमारी की कार्रवाई करी थी और बड़ी संख्या में लोगों को भी गिरफ्तार किया था जो PFI संगठन से जुड़े थे। बड़ी संख्या में पैसा भी बरामद किया गया था और कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की थी कि किस तरह से PFI देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। सीमा पार बैठे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों के इशारे पर PFI यहाँ पर काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर फंडिंग PFI को हो रही थी। तो उसी को लेकर जो NIA है वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि PFI संगठन से जुड़े अभी भी कई सारे सदस्य ऐसे हैं जो भूमिगत रहकर लगातार कार्य कर रहे थे, देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे, लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वित्तीय पैसा उनके पास पहुंच रहा था। तो उन सभी पर लगाम लगाने के लिए NIA की ये रेड चल रही है। बिल्कुल नीरज, हो सकता है कि जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई पिछले 2-3 दिन में तिरुवनंतपुरम या बाकी इलाकों से, उससे कहीं अहम सुराग यहाँ पर NIA को मिलते नजर आए? देखिए, बिल्कुल अहम सुराग मिले हैं, क्योंकि इससे पहले भी देश भर में कई बार NIA ने छापेमारी की कार्रवाई की। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से दिल्ली NCR में छापेमारी की कार्रवाई चली है, राजस्थान में छापेमारी की कार्रवाई चली है, टोंक में NIA की टीम पहुंची है, महाराष्ट्र में पहुंची है, उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में NIA की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। तो ये बताता है कि NIA के पास पुख्ता जानकारी थी, इनपुट था, उसी के आधार पर ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि कई सारे PFI संगठन से जुड़े लोगों को NIA ने गिरफ्तार भी किया था, उनसे इनपुट भी मिला था कि किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, युवाओं को भड़काने के लिए ये PFI संगठन भूमिगत तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि इसके जो बड़े नेता हैं वो तो NIA के कब्जे में आ गए थे, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे या
इससे सिंपैथी रखने वाले जो लोग थे, जो फाइनेंशियली इसको मदद कर रहे थे, वो अभी भी सक्रिय हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए ये एनआईए और बहुत जरूरी भी होता है नीरज, आतंक की कमर तोड़ने के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो बाहर से जो विदेशी फंडिंग है, बाहर से जो वित्त का सहयोग है, उसे कहीं ना कहीं उसकी जो चेन है उसे तोड़ा जाए। देखिए, बिल्कुल तोड़ा जाए। और आपने देखा भी होगा कि जो पुरानी दिल्ली का इलाका है वो हवाला ऑपरेटर बड़े पैमाने पर वहां पर सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर न केवल आतंकवादी संगठनों को ये पैसा पहुंचता है इनडायरेक्ट तरीके से। आपने देखा भी होगा जब एनआईए ने अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करी थी तो पुरानी दिल्ली के हवाला कारोबारियों को भी पकड़ा था और ये पता लगा था कि किस तरीके से विदेशों से जो पैसा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर से श्रीनगर जो वैली है वहां पर पहुंच रहा था आतंकवादियों के पास। और जो रूट था पैसे का वो एक इस तरह का रूट था कि कोई भी आदमी चकित रह जाए, क्योंकि अगर खाड़ी देशों से पैसा आता था तो पहले वो दिल्ली आता था, दिल्ली से फिर हिमाचल जाता था, हिमाचल से पंजाब जाता था, पंजाब से फिर उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में आता था, फिर वहां से ये पैसा जो घाटी है वहां पहुंचता था। तो एक लंबी चेन थी ताकि किसी को संदेह ना हो पाए कि ये खाड़ी देशों से जो पैसा है वो आतंकवादियों तक पहुंच रहा है। तो इसी तरीके से जो पीएफआई संगठन है ये भी अपना जो पैसा है वो अलग अलग जगह से मंगाते थे और फिर उसके बाद उस संगठन तक ये पैसा पहुंचता था। युवाओं को भड़काने के लिए कोशिश की जाती थी, बेरोजगार युवाओं को खासतौर से आकर्षित करने की कोशिश की जाती ताकि देश विरोधी गतिविधियों में उनको लगाया जा सके, आतंकवादी गतिविधियों के लिए उनको तैयार किया जा सके। तो उसी का इनपुट था एनआईए के पास, तभी ये बड़ी कार्रवाई देश के कई सारे राज्यों में एक साथ एनआईए कर। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल इस वक्त का अपडेट, यहाँ पर देश भर के कई राज्यों में एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। किस तरह से जो आतंकी फंडिंग की जा रही है उसकी चेन पर करारा प्रहार करते हुए यहाँ पर लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। खबरों में आगे बढ़े तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर आज कोलंबो में भारतीय सागरीय परिधि संघ के सदस्य देशों के मंत्रियों परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में भारत वर्ष 2023 से 25 के लिए भारतीय सागरीय परिधि संघ के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा और बाद में वर्ष 2025 से 27 के लिए इस संघ के अध्यक्ष का पदभार संभालेगा। इस बैठक में भारतीय सागरीय परिधि संघ की हाल की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में सहयोग की दिशा तय की जाएगी। डॉक्टर एस जयशंकर कोलंबो में द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लेंगे। और अहमद मुईन फारूकी इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। फारूकी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम या कॉन्फ्रेंसेस या वार्ताएं जो हैं वो आज के लिए प्रस्तावित हैं? देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत ये कर सकते हैं कि जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ये 23 कंट्रीज की एक कुल जुड़ी हुई एक कलेक्शन है। इसकी महत्वपूर्णता ये है कि हिंद महासागर एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया भर के आधे कंटेनर शिप्स इसके बीच से जाते हैं और 2/3 से भी ज्यादा ऑयल शिपमेंट इस हिंद महासागर के जरिए से ही होके जाते हैं। तो ये काफी ट्रेड और निवेश और व्यापार के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक महासागर हो जाता है। अब इस जो एसोसिएशन है इसमें सबसे ज्यादा कोशिश ये की जाती है कि सबके बीच में एक मेल मिलाप रहे, एक व्यापार और ट्रेड के लिए और ज्यादा बढ़ावा मिल पाए, फ्री इकोनॉमीज रहे और इसको और मजबूती से हम कैसे इसको सिक्योर तरीके से, सेफ तरीके से इसको हम आगे ले जा सकें। भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन रही है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर। अब इस डॉक्ट्रिन के तहत भारत हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि हिंद महासागर रीजन हमेशा से सेफ रहे और सबके इंटरेस्ट को इसमें हम बरकरार रखें। अब भारत इसकी अहम महत्वपूर्णता को जानता है और इसको प्रोपेल करते आ रहा है अब तक नेबरहुड फर्स्ट के जरिए या सागर डॉक्ट्रिन के जरिए। हमने अभी तक देखा पिछले एक साल में G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत ने निभाई, महत्वपूर्ण एक काम था ये कि G20 को एक दिशा देना और उसके बाद अब उपाध्यक्ष के तौर पे अगले 2 साल और उसके बाद अध्यक्षता जब भारत लेगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, तो हम देख सकते हैं भारत इंडियन ओशन रीजन जो हिंद महासागर का जो रीजन है और इंडो पैसिफिक रीजन दोनों में बहुत ही ज्यादा अपनी एक ग्लोबल साउथ की एक पहचान दे पाएगा और सबका
एक पक्ष आगे रख पाए। यानी ये कह सकते हैं कि भारतीय सागरीय परिधि संघ की जो हाल की गतिविधियां हैं उसकी समीक्षा होगी इस बैठक में, साथ ही साथ आगे क्या कुछ रूपरेखा होनी चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए, वो भी तय किया जाएगा। देखिए, कल और परसों 2 दिन में सीनियर ऑफिशियल्स की बैठक हुई थी, जिसमें आज की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है इसके लिए एजेंडा तय कर लिया गया है। 6 अहम प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनके ऊपर बातचीत होगी आज, जिसमें ब्लू इकोनॉमी, फिशरीज, निवेश और व्यापार और ऐसे अन्य कई मुद्दों पर बातचीत होगी। और अगले 2 साल में क्या क्या काम किए जाने हैं, इस वर्ष में क्या क्या काम किए जाने हैं, इसके ऊपर भी काफी चर्चा होने की संभावना है। बिल्कुल फारूकी साहब, साथ ही साथ अंत में चलते ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से भारत और श्रीलंका के मजबूत संबंध रहे, डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता भी करते नजर आ सकते हैं, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी है? देखिए, ये डॉक्टर जयशंकर की दूसरी विजिट है, दूसरा दौरा है इस वर्ष। पहले आए थे जनवरी में और उस दौरान भारत ने फाइनेंसिंग अश्योरेंसेस दिए थे IMF को, ताकि श्रीलंका को जो IMF की तरफ से लोन मिलने वाला था उसके लिए सपोर्ट मिल सके। और भारत सबसे पहला एक देश था जो क्रेडिटर नेशन था जिसने ये फाइनेंसिंग अश्योरेंसेस दी थी। अब इस आगे जो हम देख सकते हैं, भारत हमेशा से कहते आ रहा है श्रीलंका में अगर श्रीलंका को अगर अपनी इस आर्थिक परिस्थिति से उभरना है तो उसके लिए सबसे अहम है कि निवेश यहाँ पर ज्यादा होना है, और इसमें भारतीय निवेश सबसे ज्यादा अहम होता है। अब तक हमने देखा है लंका अशोक लेलैंड हो, लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, या फिर एयरटेल हो, ये ऐसी ढेर सारी हमारी भारतीय कंपनियां हैं जो श्रीलंका में निवेश कर चुकी हैं और यहाँ मजबूती से इस यहाँ की इकोनॉमी को और बढ़ावा दे रही है, और ये आगे भी चलता रहेगा। और इसको ही हम ये मान सकते हैं द्विपक्षीय वार्ताओं में ये भी आगे ले जाएगा। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वार्ता, ये बैठक। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक पुस्तक का विमोचन किया। जवाहरलाल कौल द्वारा रचित इस पुस्तक का शीर्षक जम्मू और कश्मीर मेरा आहत स्वर्ग है। इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जिक्र है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 का सहारा लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल अपने राजनीतिक हित साधते रहे। 1975 में इमरजेंसी लगी और इंदिरा जी ने 42nd 43rd अमेंडमेंट लाया, जिसमें बहुत सारे चीज़ें आई। एक उसमें था विधानसभा और संसद का कार्यकाल 6 साल किया, तो शेख अब्दुल्ला वहाँ थे, तुरंत उसको अपना लिया गया क्योंकि दे हैड द प्रेरोगेटिव टू अडॉप्ट और नॉट टू अडॉप्ट द इंडियन लॉज। लेकिन जब मोरारजी भाई आए 3 साल बाद तो 45th 46th आई अमेंडमेंट और उसको रिवर्स किया। सारी विधानसभाओं के और लोकसभा का अवधि काल 5 साल पुनः रिस्टोर किया गया। उस समय इन्होंने 370 पकड़ दिया, बोले यहाँ 370 है,
So actually those who are apparently trying, again, it's blackmail, deceit and greed. ये बात प्रमाणित होती है। और पराली जलाने की रोकथाम को लेकर हरियाणा सरकार की योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है। किसान पराली प्रबंधन के तरीकों को अब तेजी से अपनाने लगे हैं। इसका असर ये हुआ है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी दर्ज की जा रही है। हरियाणा के 22 जिलों में से 9 जिलों में पराली जलाने के 2022 के आंकड़ों के अनुसार खेतों में आग लगने की घटनाएं 0 या बेहद कम है। 4 जिलों अर्थात पलवल, पानीपत, रोहतक और सोनीपत के संबंध में पिछले वर्ष खेत में आग लगने की घटनाओं को 100 से नीचे लाया गया है। हरियाणा सरकार धान की पराली जलाने के मामले में पर्याप्त कमी लाने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएं लागू कर रही है। जबकि दूसरी ओर पंजाब में पराली का जलना बदस्तूर जारी है। मोहाली में 8 अक्टूबर की रात को 36 जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले सामने आए हैं। इससे सीजन में 15 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक पराली जलाने के कुल मामलों की गिनती बढ़कर 968 पहुंच गई है 978 पहुंच गई है। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में धान की पराली जलाने वाले 6 राज्यों में पंजाब सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 2024 के लिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ का पूर्वानुमान जताया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को दुनिया में सबसे ज्यादा 6.3% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि हमारे लोगों की ताकत और कौशल ने भारत को दुनिया में विकास और नवाचार का एक पावर हाउस बना दिया है। हम समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा को मजबूती के साथ जारी रखेंगे, अपने सुधारों के पथ को और आगे बढ़ाएंगे। और बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर बिहार में सियासत जारी है। एक तरफ मुकेश सहनी निषाद जातियों को आरक्षण नहीं दिए जाने पर नाराज हैं और एनडीए और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव विरोधियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने पेश एक रिपोर्ट। बिहार में जब से जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, तब से उन आंकड़ों पर रोजाना सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सियासी दल बिहार सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन के लोग जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी को लेकर घमासान मचा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दरभंगा में कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि संख्या के आधार पर निषाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। सहनी ने आरजेडी और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। आज बताइए, बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, एससी का बिहार या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं है। तो हमारी मांग है कि भाई जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर हो रही सियासी हलचलों पर एक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि जातीय जनगणना के विरुद्ध जो लोग भी हैं, वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दल इस मामले में बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जब अति पिछड़ा के सम्मान की बात आई, दलित के सम्मान की बात आई, तो लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण 2005 में जब एनडीए की सरकार थी, तब बिहार में जो नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब जो है अति पिछड़ों को पंचायती राज में 20% नगर निकाय में चुनाव में आरक्षण देने का काम किया। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। यूपी के पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गांधी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय गणना के जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो फर्जी हैं।
ऐसा नहीं है कि बिहार में सियासत के गलियारों में ही जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर नेताओं के सुर तेज हो रहे हैं, बल्कि जातियों के लोग भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और जया, जो दर्शक हमारे अभी अभी जुड़े हैं, एक बार उन्हें इस वक्त की सुर्खियों से फिर से रूबरू करा देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति श्री माता वैष्णो देवी धाम में पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का करेंगे उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक में लेंगी हिस्सा। कई देशों और संगठनों के साथ निवेशक और द्विपक्षीय बैठकों के अलावा G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक में भी लेंगी हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलंबो में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों की मंत्रिय परिषद की 23वीं बैठक में लेंगे भाग। भारत को वर्ष 2025 से 27 के लिए मिलेगी IORA की अध्यक्षता। एस जयशंकर कोलंबो में द्विपक्षीय वार्ता में भी लेंगे भाग। इजराइल ने विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को संघर्ष में शामिल होने के लिए स्वदेश बुलाया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1800 लोग मारे गए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज पहुंचेंगे इजराइल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से अब तक 1,87,000 लोग हुए विस्थापित। ICC विश्व कप में आज भारत के सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियों को जानने के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या के पास। जी संध्या, क्या कुछ है आज के अखबारों की सुर्खियां? जी शैला, अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं इजराइल पर हुए आतंकी हमले की खबर के साथ, जिसे आज पहले पेज पर लिया गया है। दरअसल इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये आज बताया है कि गाजा सीमा को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ सेना ने ये दावा भी किया है कि लगभग 1500 आतंकी मारे गए हैं। और इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और इस पूरी घटना की जानकारी दी। और इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को ये आश्वासन, ये भरोसा दिलाया है कि हर भारतीय इजराइल के साथ है।
अगली खबर राष्ट्रीय सहारा से जुड़ी हुई है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतकर लाने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों के जज्बे और साहस को तो सलाम किया ही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पैसों की कमी आपके प्रयासों में कभी भी बाधा नहीं बनेगी। तो इस खबर को भी आज हेडलाइन के साथ लिया गया है। अगली खबर की हम बात कर लेते हैं, जो कि वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई एक और खबर है। अगली खबर है समाधान की तलाश में संसद सम्मेलन। ये आज हिंदुस्तान अखबार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के इस आर्टिकल को लिया है और उन्होंने बताया है कि आगामी दिनों में जो G20 शिखर सम्मेलन के बाद P20 शिखर सम्मेलन राजधानी की यशोभूमि में आयोजित होने जा रहा है, उसको लेकर के आज आर्टिकल दिया है और बताया है कि इसकी मेजबानी P20 की मेजबानी करने का भी अवसर भारत को मिला है, जो कि अपने आप में एक गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, महिला नेतृत्व जैसे विषयों पर इस P20 शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जिसे जागरण विशेष ने आज अपने पेज पर लिया है और बताया है कि देश में पहली बार अब लैब में मीठा बांस की पौध तैयार की गई है और ये नवाचार भारत में किया गया है, भागलपुर में किया गया है। आपको बता दें कि इससे खाद्य पदार्थ और दवा का उत्पादन किया जा सकता है। चीन, ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस जैसे जो देश हैं वो एक कटलेट बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए इस मीठे बांस का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इन पौधों से एंटीऑक्सीडेंट दवाएं भी बनाई जा सकती है। तो भारत ने भी अब इस पौध को अपनी लैब में तैयार किया है। अगली खबर की बात करें, जो कि डिजिटल भारत से जुड़ी हुई है। डिजिटल ओपीडी सेवा से 1 करोड़ ओपीडी टोकन बने हैं। जी हाँ, अब जो ओपीडी में जाने वाले मरीज हैं वो लगातार जो लाइन में लगते थे, उससे डिजिटल इंडिया के इस पहल के साथ उनको राहत मिली है और लगभग इसका उपयोग करते हुए 1 करोड़ ओपीडी टोकन तैयार किए गए हैं। इस खबर को आज हरिभूमि ने लिया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं एक चिंताजनक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे जनसत्ता ने आज पहले पेज पर लिया है और बताया कि 2050 तक हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत की वजह बन सकता है आघात, यानी कि स्ट्रोक। और ये स्टडी लांसेट न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित की गई है और सबसे ज्यादा बताया गया है कि इसमें प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लोग होते हैं। तो इस पर जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो स्ट्रोक है उससे लोगों को बचाया जा सके। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख अलग अलग खबरें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का आज 5वां दिन है। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से अब तक 1800 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल में 1000 से ज्यादा, तो वहीं हमास में 800 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की बात कही है। इस बीच इजराइल की वायुसेना ने बताया है कि हमास के आतंकवादी हमले के बाद वो विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए स्वदेश ले आई है। वायुसेना के अनुसार उसके मालवाहक विमान विदेशों से सैकड़ों इजरायली सैनिकों को वापस लाए हैं। इजराइल ने अपने 3 लाख पूर्व सैनिकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुला लिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से अब तक 1,87,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 1,37,000 लोग संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल पर हमास के घातक हमले को देखते हुए अमेरिका में किसी भी खतरे की आशंका पर स्थानीय और संघीय एजेंसियां पैनी निगाह रख रही हैं। बाइडेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के गहरे संबंधों के कारण इजराइल की घटना कई अमेरिकी परिवारों के लिए व्यक्तिगत त्रासदी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता इजराइल पर हुए हमले के दर्द के साथ ही हजारों वर्षों से यहूदी विरोधवाद और उत्पीड़न को महसूस करती है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमास के भयावह आतंकी हमलों के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और अमेरिकी समर्थन और इजराइल की सुरक्षा की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि इजराइल और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है किया जाए।
इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री यात्रा के दौरान इजराइल के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री का ये दौरा इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने इजराइल से गाजा के लिए पानी, भोजन और बिजली सेवाओं को बंद नहीं करने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि विदेश मंत्रियों ने क्षेत्र से भागने की कोशिश करने वालों के लिए मानवीय गलियारा बनाने का आह्वान किया है। जोसेफ बोरेल ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय आधार के अनुसार किया जाना चाहिए। उनके कुछ फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं। बोरेल ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ फिलिस्तीनी प्राधिकरण का समर्थन करना जारी रखेगा। और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की ताजा खबर के साथ इस वक्त संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमृतपाल, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त संघर्ष को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कुछ आ रही हैं, साथ ही साथ कुछ भारतीयों के भी फंसे होने की खबर आ रही थी इजराइल से। देखिए, ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इजरायली एयर रेड्स कंटिन्यू कर रही हैं। इजराइल की जो एयरफोर्स है वो लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रही है। कुछ ही घंटे रह गए हैं, 5वें दिन में ये युद्ध एंटर कर जाएगा। हालांकि इजराइल ने रिटेलिएटरी अटैक्स जो किए थे वो संडे से किए थे, तो 4 दिन या 5 दिन आप जैसे इसको देखना चाहें, ये युद्ध उसमें पहुंच चुका है। टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई हैं। गाजा में स्थिति काफी भयानक है, जैसे आप बता रही थी कि एक सीज ले कर दी गई है। फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गैस कनेक्शंस, सब सप्लाईज कट ऑफ कर दी गई हैं। इजराइल की मिलिट्री का ये कहना है कि उन्होंने जो सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल है, जहां गाजा मिलिटेंट्स हमास मिलिटेंट्स बॉर्डर फेंस ब्रीच करके आ गए थे, उस पर कंट्रोल रीगेन कर लिया और बॉर्डर दोबारा एस्टैब्लिश कर दिया है। और जो हमास के मिलिटेंट्स हैं, खासकर अल कासिम ब्रिगेड के, वो वापस रिट्रीट कर गए हैं गाजा पट्टी में। तो वहां पर स्थिति ऐसी है। भारतीयों की जहां तक बात है, भारतीय करीब 18,000 भारतीय वहां पे हैं इजराइल में। ज्यादातर भारतीय टेल अवीव, यरूशलेम आसपास के इलाकों में हैं। गाजा पट्टी में बहुत कम या इक्के दुक्के ही हैं। कुछ भारतीय वेस्ट बैंक में जरूर हैं, जो सीन ऑफ एक्शन नहीं है। लड़ाई गाजा पट्टी और सदर्न इजराइल में चल रही है। सदर्न इजराइल में कुछ जगहों पर केयर गिवर्स हैं, बेसिकली भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, केयर गिवर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, ये लोग ज्यादा हैं। तो भारतीयों की अभी तक कोई बहुत रिपोर्ट ऐसी हार्म्स वे में नहीं आई है। क्योंकि लड़ाई चल रही है, तो सबको ये हदायत दी गई है, जो एडवाइजरी पुट आउट की गई थी कि आप विजिलेंट रहें। और ज्यादातर भारतीय जो इजराइल में हैं एम्बेसी के साथ और हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो रामल्ला में है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में, उनके साथ संपर्क में हैं। तो एक खबर आई थी कि एक केयर गिवर जो केरला से थी, उनको कुछ माइनर इंजरीज आई थी, पर अभी तक हॉस्टेज होने की या मरने की या हलाक होने की ऐसी भारतीयों की कोई रिपोर्ट नहीं है। जी बिल्कुल अमृत, हम जानते हैं कि जंग जो है, युद्ध किसी मसले का हल नहीं होता है और आज के दौर में युद्ध को कतई जो है कोई भी अच्छा नहीं कह सकता है। और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के लेवल पर जो शीर्ष नेता हैं वो इस हमले की कहीं ना कहीं निंदा कर रहे हैं, जो कि हमास की ओर से किया गया है। अगर आपसे हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहें कि अगर आप कम शब्दों में बता सकें कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, ये मामला है क्या, क्यों हमास की ओर से इस तरह का आतंकवादी हमला किया गया? ये बहुत ही कम शब्दों में हमास ये समझती है, या पैलेस्टीन में एक फीलिंग है
कि इजराइल एक इलीगल स्टेट है, ये वो उनकी लैंड है, ये लड़ाई ये है और ये लड़ाई का एक अरसे से चल रही है। 48 में जब इजराइल क्रिएट हुआ था उसके बाद ये लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई ने कई दौर देखे हैं, 6 डे वॉर देखी है 67 की, यूरोप वॉर देखी है 1973 की, अब ये एस्केलेशन देखी है। छोटे लेवल पर एस्केलेशन अक्सर हुआ करती हैं। तो लड़ाई एसेंशियली जमीन और अपने मुल्क की लड़ाई है। दोनों का अपना मानना ये है। दुनिया का यूएन रेजोल्यूशंस हैं 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, उस पर अलग अलग मत हैं अलग अलग मुल्कों के। तो लड़ाई ये है जी। बिल्कुल अमृतपाल, जिस तरह से इस बारे में भी एक मानवीय गलियारा बनाने की बात हो रही है यूएन की तरफ से भी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर सिविलियंस भी टारगेट हो रहे हैं, उसको लेकर किसी भी तरह की कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए 23 लाख सिविलियंस हैं गाजा पट्टी में, अगर आप बात करें तो सिर्फ गाजा पट्टी की। अब ये एक बड़ा कंसर्न है कि ठीक है हमास ने ये अटैक्स इनिशिएट किए, वो गलत था। दुनिया क्लियरली कह रही है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, या ज्यादातर मुल्क ये कह रहे हैं। अगर बहुत कम मुल्कों को छोड़ दें आप तो ज्यादातर मुल्क ये कह रहे हैं। तो वाइडर पब्लिक ओपिनियन ये है। पर अब ये कंसर्न भी है कि अगर आपने सीज कर दी वहां पर, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ये कह चुके हैं। अब कल जोसेफ बोरेल जो कि EU के चीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि ह्यूमैनिटेरियन लॉज और उनके कंसर्न्स को देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉज को। तो ये बात की जा रही है कि कैसे वो मिलिट्री ऑपरेशन जरूर करें हमास के खिलाफ या जो इन एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, पर उसका खामियाजा सिविलियंस आम फिलिस्तीनी पर ना हो। तो उसके लिए क्या एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एस्टैब्लिश होना चाहिए। पर ये बात है अभी, क्योंकि दोनों ही साइड्स इजराइल और हमास बड़ी एक्सट्रीमिस्ट और स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट पोजीशंस ली हुई हैं अभी इस वक्त, और लड़ाई अपने अरूज पे है। तो इसको अफेक्ट कौन करेगा, क्या ये अफेक्ट हो पाएगा, ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा जब वहां की मास डिस्ट्रक्शन की इमेजेस आएंगी, जब आपको वो गोरी इमेजेस आएंगी, हो सकता है पब्लिक ओपिनियन चेंज हो। पर अभी तक इसको एक हमास की टेररिस्ट एग्रेशन देखा जा रहा है ज्यादातर, और ये कंसर्न जरूर है कि सिविलियंस का इस वॉर से उनको कैसे निकाला जाए। जी बिल्कुल। तो आप अपनी नजर बनाए रखिए। अमृतपाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की। तो बासमती का स्वाद और गुणवत्ता बचाने के लिए 10 कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसान इनका अधिक इस्तेमाल कर रहे थे, इसके चलते बासमती का असली स्वाद बिगड़ रहा था और यूरोपियन देशों में बासमती के निर्यात में 15% तक की कमी हो गई थी। वेस्ट यूपी के 30 जिलों में बासमती की खेती की जाती है। इन हालात में कृषि रक्षा विभाग के अपर निदेशक त्रिपुरारी प्रसाद चौधरी ने 30 जिलों में 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनके प्रतिबंधित होने से बासमती की गुणवत्ता और इसके असली स्वाद को बचाया जा सकेगा। इससे बासमती का निर्यात भी बढ़ेगा। किसानों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। तो सबसे पहले बात वर्ल्ड कप की, और आज भारतीय क्रिकेट टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।
दिल्ली में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजर जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान की टीम अभी तक वनडे में भारत को हराने में नाकाम रही। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब विश्व कप के मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर लगातार दूसरी जीत हासिल करने पर लगी होगी। पहले मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज किया था। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर समेट दिया था। ऐसे में टीम इंडिया को अपने गेंदबाजों से एक बार फिर उसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाज रोहित, ईशान और श्रेयस 0 पर आउट हुए थे। ऐसे में आज के मुकाबले में वो अपने प्रदर्शन में सुधार करके फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेंगे। शुभमन गिल डेंगू के कारण ये मैच नहीं खेल पाएंगे, जिससे ईशान किशन को एक बार फिर रोहित के साथ पारी का आगाज करने का मौका मिलेगा। विराट कोहली और केएल राहुल इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत में इन दोनों बल्लेबाजों की बड़ी भूमिका रही थी। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा से बल्ले और गेंद दोनों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जडेजा ने 3 विकेट लेकर गेंदबाजी में अपनी उपयोगिता साबित की थी। जडेजा के अलावा गेंदबाजी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी पहले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी। इस मुकाबले में टीम इंडिया में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो टीम को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त मिली थी। ऐसे में वो भारत को चौंकाते हुए पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर्म में दिख रहे हैं। अन्य बल्लेबाजों को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ टीम 156 रन पर आउट हो गई थी। इसके बाद भी भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है। राशिद खान, मुजीबुर रहमान जैसे विश्व के बेहतरीन गेंदबाजों की मौजूदगी में अफगानिस्तान की मजबूत स्पिन गेंदबाजी है। भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 3 वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें भारत ने 2 मैच जीते और एक मुकाबला टाई रहा था। इन सभी मैचों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वनडे में आखिरी बार दोनों टीमों का आमना सामना वर्ल्ड कप 2019 के दौरान हुआ था। इस मैच में अफगानिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के बाद शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उतरने की होगी। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद भारत की अगली चुनौती अब अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान भले ही बड़ी टीम ना हो, लेकिन वो अपने दिन किसी भी टीम को हराने का मादा रखती है। दूसरी ओर भारत की कोशिश विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखने की होगी। कैमरामैन पी सेंथिल कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म लियो को हाल ही में सीबीएफसी से सेंसर प्रमाण पत्र मिला। फिल्म को कई कट और म्यूट के आदेश के बाद से यूए प्रमाणित किया गया है। 19 अक्टूबर को होगी फिल्म रिलीज। सैम बहादुर विकी कौशल की आने वाली बहुचर्चित फिल्मों में से एक है। 13 अक्टूबर को सैम बहादुर का टीजर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले के दौरान दिखाया जाएगा। सलमान खान इस वक्त अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। फिल्म टाइगर 3 से कटरीना कैफ की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें वे बंदूक ताने नजर आ रही हैं। मंगलवार को फिल्म एनिमल का नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें रणबीर और रश्मिका रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। मृगदीप सिंह लामा के निर्देशन में बनी फुकरे 3 सिनेमा पर धमाल मचा रही है। फिल्म में सोमवार को भी करीब 1.5 करोड़ से अधिक की कमाई की है और अब तक 77 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है फिल्म। और अब बात एक खूबसूरत पहल की।
आजकल हर कोई फिटनेस के प्रति जागरूक है और अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा बहुत वक्त योग और व्यायाम को भी देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घंटों जिम में प्लास्टिक और मेटल से बनी मशीनों पर पसीना बहाते हैं, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि हमारे देश के काष्ठ कलाकार इसका पर्यावरण अनुकूल विकल्प लेकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आजकल हर कोई फिटनेस के प्रति जागरूक है और अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा बहुत वक्त योग और व्यायाम को भी देते हैं। पर बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो घंटों जिम में प्लास्टिक और मेटल से बनी मशीनों पर पसीना बहाते हैं। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि हमारे देश के काष्ठ कलाकार इसका पर्यावरण अनुकूल विकल्प आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, ये है लकड़ी का ट्रेडमिल। इस मशीन की मुख्य विशेषता ये है कि इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इसे बनाया है वायनाड जिले के एक बढ़ई रविंद्रन आचार्य ने। वो कहते हैं कि ये ट्रेडमिल इस क्षेत्र में रह रहे उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्होंने आवारा कुत्तों के खतरे के कारण अपनी सुबह की सैर बंद कर दी थी। ये ट्रेडमिल खर्च मुक्त है क्योंकि ये ट्रेडमिल मजबूत लकड़ी से बना हुआ है। ये ट्रेडमिल खर्चीली नहीं है क्योंकि इस ट्रेडमिल का अधिकांश भाग मजबूत लकड़ी से बना है। लकड़ी से बने इस उपकरण की खूबी ये है कि इसमें न्यूनतम रखरखाव खर्च की आवश्यकता होती है। चूंकि ये ट्रेडमिल पूरी तरह से लकड़ी से बना है, इसलिए ये लंबे समय तक चलता है। इसे बनाने के लिए ब्लैकवुड जैसी मजबूत लकड़ी का उपयोग किया गया है। गैर लकड़ी वाले हिस्से बेयरिंग और एक नायलॉन बेल्ट हैं। इसके लिए बहुत मजबूत पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है ताकि कोई भी अधिक वजन वाला आदमी इस पर चलने पर क्षतिग्रस्त ना हो। केवल 15,000 रुपए के खर्च से तैयार इस लकड़ी के ट्रेडमिल को आसानी से संचालित भी किया जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए वायनाड से ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और आइए अब देख लेते हैं मौसम का मिजाज। मिजाज मौसम में नजर डालते हैं विभिन्न शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता की सुंदर झलकियों के साथ। जी हाँ बिल्कुल, जहां खूबसूरत वादियों में पैराग्लाइडिंग की इन खूबसूरत झलकियों को आप देखिए, इसका लुत्फ उठाइए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे मुगली घुट्टी 555, हंसता बचपन,